जो हम तो यहाँ हम डिटेल में पढ़ने वाले कंसेप्ट यूनियन एंड इट्स टेरिटरी जो बिलोंग करता है आर्टिकल 1 to 4। सो लेट अस टॉक अबाउट यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। आपको पता है जब हमारा कंट्री फॉर्म हुआ था इंडिया, तो उस टाइम में ना राजा रानी के रूल होते थे, या आप देख सकते हो कि कोई जगह कमिश्नर्स के रूल होते थे क्योंकि ब्रिटिश ने रूल किया था ना। कहीं गवर्नर्स होते थे, कहीं प्रिंसली स्टेट्स होते थे। तो सब अलग तरीके से हमारे इंडिया को क्या किए थे, अपने हिसाब से बना कर रखे थे, एक फ्रेम था। बट उधर कोई एक प्रॉपर स्टेट नहीं था, प्रॉपर टेरिटरी नहीं था, बस एक बाउंड्री था कि हाँ ये एरिया हमारा, ये एरिया हमारा है, लाइक दैट। एक ऐसा कुछ पैटर्न चल रहा था। तो उस टाइम में ये सारे पैटर्न जो चल रहे थे उनको हम प्रिंसली स्टेट कहते थे। धीरे धीरे ये प्रिंसली स्टेट जैसे ही ब्रिटिश रूल से हट गई, ठीक है, और सब लोग ने डिसाइड किया कि अब हम एज अ यूनियन या एज अ टेरिटरी का पार्ट बनेंगे, ठीक है। तो उस बेसिस पे इंडिया करके एक कंट्री को क्या कर दिया जाता है, प्रॉपर बाउंड्री दिया जाता है, और उसके अंदर विद इन कंट्री को भी क्या किया जाता है, एक एरिया डिमार्केट किया जाता है, ठीक है। सो वो एरिया डिमार्केट करने के लिए बहुत अच्छे से फ्रेमवर्क किया गया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, बहुत अच्छे से आर्टिकल्स को इंसर्ट किया गया है। तो लेट अस टॉक अलोंग विद आर्टिकल्स, बाकी कहानियां आगे। सो यू कैन सी आर्टिकल 1 नेम एंड टेरिटरी ऑफ यूनियन, यानी कि हमारा जो कंट्री है एज अ पार्ट ऑफ यूनियन, तो उसको नेम कैसे देना है, टेरिटरी कैसे करना है, ये सारी चीज़ों के ऊपर क्या किया जा रहा था, डिसाइड किया जा रहा था। तो हमारा जो पहला आर्टिकल है वो बोलता है इंडिया दैट इज भारत शाल बी यूनियन ऑफ स्टेट। तो अगर आप ये कंसेप्ट को देखेंगे ना, आप बोलेंगे यार इंडिया भी यूज किया गया, भारत भी यूज किया गया है। यस ऑफ कोर्स, क्योंकि झगड़े हो रहे थे हिंदी इंग्लिश और अलग अलग लैंग्वेज को लेकर। कोई बोल रहा था भारत यूज करो, कोई बोल रहा था इंडिया यूज करो। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जितने लोग बैठे थे तो वो लॉयर थे, आधे लॉयर है, कोई टीचर्स थे, कोई प्रोफेशनल्स थे। तो सबके अपने अपने थे तरीके। तो सब लोग ने बहुत दिमाग लगाया कि यार झगड़ा हटाना है, ठीक है, तभी तो फ्यूचर एक प्रॉपर कंट्री को हम क्या कर सकते हैं, एस्टेब्लिश कर सकते हैं, जो हमने चैलेंज किया था ब्रिटिशर्स को। तो इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा, दोनों वर्ड को इंसर्ट कर दिया, इंडिया दैट इज भारत shall be a union of state. Fine. The state and territory thereof shall be specified in the first schedule. तो हमारा जो फर्स्ट schedule है उसमें भी मेंशन किया, यानी कि अगर आगे आपके टेरिटरीज या स्टेट के नाम बदलते हैं या फिर आप देख सकते हैं एरिया बदलते हैं, तो आपका अपडेट हो जाएगा फर्स्ट schedule में। जैसे कि अगर मैं प्रेजेंटली में ये लेक्चर ले रही हूँ 2021 जैन में, तो अभी के अपडेट के हिसाब से जैसे जम्मू एंड कश्मीर एक स्टेट था, बट अब कोई ऐसा स्टेट नहीं है, अब वो क्या हो गया, यूनियन टेरिटरी हो गया है। और एक टाइम था गोवा यूनियन टेरिटरी था, बट अब वो क्या है, एक स्टेट है। जैसा कुछ भी चेंजेस होती है आर्टिकल 1 में, तो आपका फर्स्ट शेड्यूल में भी चेंजेस ऑटोमेटिकली हो जाएंगे, ठीक है। सो लेट अस टॉक अहेड। सो द टेरिटरी ऑफ इंडिया शैल कंप्राइज ऑफ, अब इंडियन टेरिटरी में क्या क्या आएगा, पहला टेरिटरी ऑफ स्टेट, दूसरा यूनियन टेरिटरी स्पेसिफाइड इन फर्स्ट शेड्यूल, एंड तीसरा सच अदर टेरिटरीज अगर फ्यूचर में इंडिया उसको अक्वायर्ड करता है। यानी कि जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमवर्क हो चुका था इन 1950, उसके बाद बहुत सारे ऐसे टेरिटरीज थे जो हमने एक्वायर्ड किए। फॉर एग्जाम्पल पुडुचेरी, पुडुचेरी 1961 में इंडिया में आया, ठीक है। तो ऐसे कोई भी अगर फ्यूचर में हम कोई टेरिटरी को एक्वायर कर रहे हैं तो वो भी किसका पार्ट बन जाएगा, आर्टिकल 1, ठीक है। बाकी जो प्रेजेंट में वो है ही टेरिटरीज ऑफ स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज जो भी फर्स्ट शेड्यूल में स्पेसिफाइड है। फाइन। सो यू कैन सी द फ्रेजेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड टेरिटरी ऑफ इंडिया नीड टू बी डिस्टिंग्विश्ड, दोनों में बहुत फर्क है। सो यू कैन सी द यूनियन ऑफ इंडिया, जो वर्ड है ना पहला यूनियन ऑफ इंडिया, इंक्लूड्स ओनली द स्टेट, ठीक है। यूनियन ऑफ इंडिया में आपको सिर्फ कौन सा वर्ड देखने को मिलेगा, स्टेट, विच एंजॉयज द स्टेटस ऑफ बीइंग मेंबर ऑफ फेडरल सिस्टम, ठीक है, सेंटर एंड स्टेट वाला रिलेशन, एंड शेयर अ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स विद द यूनियन। अब वही आप देखें यूनियन टेरिटरीज आर नॉट इंक्लूडेड इन द यूनियन ऑफ स्टेट। तो यूनियन ऑफ स्टेट जो टर्म है उसमें सिर्फ स्टेट आता है, यूनियन टेरिटरी नहीं आता है। टेरिटरी ऑफ इंडिया में सब कुछ आ जाएगा, पूरा टेरिटरी, वेयर इज एक्सप्रेशन टेरिटरी ऑफ इंडिया,
इसमें आपको स्टेट भी मिल जाएंगे और यूनियन टेरिटरी भी मिल जाएंगे, या कोई भी ऐसा टेरिटरी जो फ्यूचर इंडिया में हम एक्वायर कर सकते हैं। तो एक सिंपल सा कंसेप्ट बताऊं, यूनियन ऑफ इंडिया छोटा टर्म है, टेरिटरी ऑफ इंडिया वाइडर टर्म है, सिंपल सा। सो यू कैन सी द स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी thereof are specified in the first schedule of the constitution। तो बहुत ही अच्छे से आप ये पढ़ लीजिएगा, बहुत ही सिंपल है। हमने अभी आर्टिकल 1 ही किया है जिसमें एक नेम एंड टेरिटरी ऑफ यूनियन के बारे में हम बात कर रहे हैं कि इंडिया में हम यूनियन ऑफ द इंडिया किसे बोलेंगे, टेरिटरी ऑफ इंडिया किसे बोलेंगे। ठीक है, क्या फ्यूचर में कोई टेरिटरी एक्वायर कर सकते हैं? जी हाँ, एक्वायर कर सकते हैं। सबका एक प्रोसीजर है, लेकिन ये कंसेप्ट है तो हम अभी आर्टिकल को धीरे धीरे आगे एक्सटेंड करते हैं। So let us talk about Article 2। Article 2 अगर आप देखेंगे तो इधर किसके बारे में बात किया जा रहा है? एडमिशन और एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट। तो आर्टिकल 2 में एक ही कंसेप्ट बिठा लेना दिमाग में, एडमिशन के बारे में बात किया जा रहा है। तो पार्लियामेंट कौन करेगा? ये इंपॉर्टेंट है कि एडमिशन ऑफ स्टेट कौन करेगा? पार्लियामेंट करेगा। पार्लियामेंट मे बाय लॉ एडमिट इनटू द यूनियन और एस्टेब्लिश कर सकता है न्यू स्टेट, और वो सारी कंडीशन जो पार्लियामेंट डिसाइड करते हैं कि ये फिट रहेगा। ठीक है, सो एज पर आर्टिकल 2 इज सिक्किम टू बी एसोसिएटेड विद द यूनियन। ऐसे एक कंसेप्ट है हमारे पास जिसको हम और भी डिटेल में पढ़ेंगे। सो लेट अस टॉक अबाउट आर्टिकल 3। तो आर्टिकल 3 को मैं कैसे बोलता हूँ? मैं तोड़ फोड़। क्यों मैं तोड़ फोड़ बोलती हूँ? क्योंकि यहाँ क्या होता है में कोई भी स्टेट को फॉर्म किया जा सकता है, ऑल्टर किया जा सकता है, बाउंड्रीज दिया जाता है, नेम दिया जाता है, तो मैं इसे तोड़ फोड़ बोलती हूँ। तो ये याद रहेगा। देखिए आर्टिकल 1 क्या था कि आपका स्टेट क्या होगा, यूनियन टेरिटरी क्या होगा, उसको बता रहा है, यूनियन ऑफ स्टेट, यूनियन टेरिटरी। आर्टिकल 2 एडमिशन के बारे में था। तो आर्टिकल 3 आप ऐसे याद रखिए ना, तोड़ फोड़, तो आपको याद रहेंगे बहुत अच्छे से। तो फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट एंड ऑल्टरेशन ऑफ एरियाज के बारे में, बाउंड्रीज के बारे में, या फिर जो भी नाम एग्जिस्टिंग स्टेट का, बहुत सारे नाम चेंज हुए हैं ना, तो उसको लेकर ये बातें जो भी करनी है वो आर्टिकल 3 में कर सकते हैं। तो लेट अस टॉक इन डिटेल। तो ये कौन करता है? पार्लियामेंट। ऐसे कंसेप्ट के ऊपर बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन भी आ जाते हैं कि कौन कर सकता है? प्रेसिडेंट कर सकता है, प्राइम मिनिस्टर कर सकता है, पार्लियामेंट कर सकता है। तो आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए कि ये कौन कर सकता है। सो पार्लियामेंट कर सकता है। तो लेट अस टॉक विद पर्टिकुलर कंसेप्ट। सो पार्लियामेंट में बाय लॉ फॉर्म कर सकता है एक न्यू स्टेट बाय सेपरेशन ऑफ टेरिटरी फ्रॉम एनी स्टेट और बाय यूनाइटिंग टू अ मोर स्टेट और पार्ट्स ऑफ स्टेट। यानी कि पार्लियामेंट का जैसा भी डिसीजन होगा तो वो कोई एक पर्टिकुलर जगह से भी अपार्ट करके एक स्टेट बना सकता है। लाइक बिहार और झारखंड पहले एक थे, अब सेपरेट है। या दो स्टेट को यूनाइट करके एक पार्ट बना सकता है। ठीक है, तो ऐसे कंसेप्ट कर सकता है बाय यूनाइटिंग एनी टेरिटरी, तो वो भी पार्ट बन सकता है। सो लेट अस टॉक। देखिए अगर मैं 2021 में बात करूँ, दो यूनियन टेरिटरी थे लाइक दमन एंड दीव, अब वो दोनों मर्ज हो गए हैं। तो आप ये कंसेप्ट को इधर यूज कर सकते हैं। एज फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं सेकेंड क्लॉज के बारे में बात करूँ तो पार्लियामेंट में बाय लॉ इंक्रीज कर सकता है एरिया ऑफ स्टेट, डिमिनिश कर सकता है एरिया, ऑल्टर कर सकता है बाउंड्री या नाम। कितना सिंपल है ना। इसलिए तो मैं बोलती इतना पढ़ने के लिए आप एक कंसेप्ट बना लीजिए ना दिमाग में, तो आपको ये सब ऑटोमेटिक याद हो जाएंगे। तोड़ फोड़ कंसेप्ट बहुत ही सिंपल है आर्टिकल 3। ठीक है, सो लेट अस टॉक अहेड। प्रोवाइडेड दैट, आपको ये चीज ध्यान देना है, ऑल्टर कर सकते हैं, डिमिनिश कर सकते हैं, या बाउंड्री के नाम चेंज कर सकते हैं, या नामकरण कर सकते हैं, पर ध्यान देना है प्रोवाइडेड दैट नो बिल फॉर द पर्पज shall be introduced in either house of parliament except on recommendation of president। प्रेसिडेंट के परमिशन के बिना ये नाम के बिल कोई भी हाउस ऑफ पार्लियामेंट में प्रेजेंट या इंट्रोड्यूस नहीं हो सकता है। प्रेसिडेंट का परमिशन बहुत ही जरूरी है। एंड अनलेस where the proposal contained in the bill affects the area, boundary or any of the state, the bill has to be referred by president to the legislature of state। अगर हम है ना कोई भी स्टेट का, फॉर एग्जांपल महाराष्ट्र का फॉर एग्जांपल, हम एरिया को थोड़ा कम करना चाहते हैं या इंक्रीज करना चाहते हैं, या जो भी है बाउंड्रीज को लेकर, तो अब क्या होगा मन में, प्रेसिडेंट का परमिशन तो चाहिए था, बट प्रेसिडेंट ये रिफर किसको कर सकता है? लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट को, स्टेट पे दे सकता है। ठीक है,
तो उसमें अब क्या होगा, अभी प्रेसिडेंट के ऊपर उसे एक्सेप्ट करना है कि क्या करना है, लेकिन ये एक प्रोसेस है, एक प्रोसीजर है. सो यू कैन सी हियर कि वापस हम ये कंसेप्ट समझ लेते हैं कि पार्लियामेंट में बाय लॉ वो प्रोवाइड करता है, ठीक है, दैट no bill shall be introduced in either house of parliament except on recommendation of president. कि प्रेसिडेंट के परमिशन के बिना कोई भी हाउस में इंट्रोड्यूस नहीं हो सकती अगर टॉपिक ये बिल से रिलेटेड है, डिमिनिशिंग, ऑल्टरेशन या नेम चेंजिंग को लेकर. वह द प्रपोजल कंटेन इन द बिल अफेक्ट्स द एरिया, बाउंड्री और नेम ऑफ एनी स्टेट. अगर कोई भी एरिया या बाउंड्री या नेम ऑफ द स्टेट से रिलेटेड है तो बिल हैज बीन रिफर्ड बाय प्रेसिडेंट. प्रेसिडेंट रिफर करेगा किसको? टू द लेजिस्लेचर ऑफ दैट पर्टिकुलर स्टेट फॉर एक्सप्रेसिंग इट्स व्यू देयर ऑन within such period as may be specified in the reference or within such further period as the president may allow and the period so specified or allowed has expired. तो प्रेसिडेंट जब तक परमिशन दे, जब तक जो है बातें परमिशन, और एक प्रोसेस है कि प्रेसिडेंट एक पर्टिकुलर स्टेट को क्या करता है, उनके व्यूज को जानने के लिए वो बिल भेजेगा कि भाई देखिए आपके स्टेट का नाम हम चेंज करना चाहते हैं, सो रीजन है, तो उनके भी एक पर्टिकुलर टाइम दे देगा, इतने टाइम के अंदर बता दीजिए. पर ये कम्प्लीटली प्रेसिडेंट के ऊपर है कि वो आगे क्या स्टेप लेते हैं, ठीक है. बट ध्यान दीजिएगा विदाउट प्रेसिडेंट का परमिशन का सेंटर में ये बिल नहीं इंट्रोड्यूस किया जा सकता है. पर अगर एक स्टेट से रिलेटेड है तो वो स्टेट पे भी वो हो जाएगा एज पर व्यूज लेने के लिए, और कुछ भी नहीं है, ठीक है. सो एक्सप्लेनेशन 1 दिया इन दिस आर्टिकल इन क्लॉज A to E जो हमने पढ़ा. स्टेट इंक्लूड्स अ यूनियन टेरिटरी बट इन द प्रोविजन स्टेट डज नॉट इंक्लूड अ यूनियन टेरिटरी. एक्सप्लेनेशन 2 पे ध्यान दीजिएगा. द पावर कंफर्ड ऑन पार्लियामेंट बाय क्लॉज A includes a power to form a new state or union territory by uniting a part of any other state or union territory to any other state of union territory. तो ये किसके पास पावर है? सिर्फ पार्लियामेंट के पास पावर है, ठीक है. बहुत ही सिंपल कंसेप्ट था. आर्टिकल 3 तोड़फोड़ था. इसमें आपको क्या करना है, बिल को इंट्रोड्यूस करने से पहले प्रेसिडेंट का परमिशन लेना है. अगर एक स्टेट का नामकरण, बाउंड्री, ये सबसे रिलेटेड कुछ है तो उस स्टेट के पास भी बिल जाना चाहिए ताकि उनके व्यूज पता चले. फिर प्रेसिडेंट अपने हिसाब से टाइम देगा, ठीक है, और वो परमिशन देगा, उसके हिसाब से प्रेसिडेंट डिसाइड करेगा आगे क्या करना है, ठीक है. और बाद में ये बिल अगर इंट्रोड्यूस होता है पार्लियामेंट में तो उस पर चर्चा की जाएगी. सो लेट अस टॉक अबाउट आर्टिकल 4. आर्टिकल 4 क्या बोलता है? लॉज मेड अंडर आर्टिकल 2 and 3 जो अभी हमने पढ़ा, to provide for the amendment of the first and the fourth schedule and supplemental, incidental and consequential matters. यानी कि अभी तक हमने जो भी आर्टिकल पढ़ा 1, 2, 3, अभी हम 4 पढ़ रहे हैं. 4 क्या बोल रहा है? जो भी चेंजेस 2 और 3 में होंगे तो उसके लिए क्या होंगे? अमेंडमेंट. अमेंडमेंट क्या होंगे? आपका फर्स्ट एंड फोर्थ स्केड्यूल, ठीक है. फर्स्ट एंड फोर्थ स्केड्यूल क्या है? फर्स्ट स्केड्यूल था यूनियन एंड स्टेट, फोर्थ क्या था? राज्यसभा का सीट को लेकर, ठीक है, क्योंकि राज्यसभा का सीट किसके ऊपर रहता है? पॉपुलेशन के ऊपर होता है, ना कि एरिया के ऊपर होता है. तो उधर जो भी चीजें चेंज होंगी तो उसके हिसाब से राज्यसभा के सीट पे भी इफेक्ट्स पड़ेंगे ही, ठीक है. सो लेट अस टॉक अबाउट आर्टिकल 4. सो एनी लॉ referred to in article 2 or article 3 shall contain such provisions for the amendment of the first schedule and fourth schedule. अभी मैंने कहा फर्स्ट एंड फोर्थ schedule क्या होंगे? अमेंड होंगे as may be necessary to give effect to the provision of the law के हिसाब से, and may also contain such supplemental, incidental and consequential provision including provisions as to representation in parliament and in the legislature of the state or states affected by such law as parliament may deem necessary. पार्लियामेंट के हिसाब से उसको लगता है ये ज़रूरत है तो उसके हिसाब से वो स्टेट लेजिस्लेचर को भी क्या कर सकता है? कंसल्ट कर सकता है, रिप्रेजेंट कर सकता है. सो नेक्स्ट यू कैन सी नो सच लॉ एज aforesaid shall be deemed to be an amendment of the constitution for the purpose of article 368. और इसके लिए आर्टिकल 368 को परेशान नहीं किया जाएगा, ठीक है. आर्टिकल 368 अमेंडमेंट को लेकर आर्टिकल है आपका, 16 आर्टिकल है. तो आपको क्या ध्यान देना?
आर्टिकल 368 को परेशान नहीं किया जाएगा, क्योंकि एक स्टेट का कितनी बार भी नामकरण हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल 2 3 4 बार, अगर हम इतनी बार नामकरण ही करते रहेंगे और आर्टिकल 368 चेंज करते रहेंगे तो आपको देखिए ना, आपका कॉन्स्टिट्यूशन बुक और लेंदी हो जाएगा, ऑलरेडी वो लेंदी है, और लेंदी हो जाएगा, बल्कि हो जाएगा और भी ज़्यादा। तो बेटर कुछ कुछ कंसेप्ट के लिए ये बोल दिया गया है कि आर्टिकल 368 को डिस्टर्ब नहीं किया जाएगा। So let us talk about a concept. Concept क्या है? Evolution of states and union territories in India. अभी तक जो हमने पढ़ा वो था आर्टिकल 1 2 3 4, ये कंसेप्ट था। बट यहाँ हम एक कहानी पढ़ने वाले हैं कि फाइनली इंडिया कैसे बना, स्टेट कैसे बना, यूनियन टेरिटरी कैसे बना, ठीक है, क्या प्रोसेस थे, ठीक है, हम उसके बारे में पढ़ेंगे। तो ये कहानी है आपका बिफोर 15 अगस्त 1947, जब इंडिया में बहुत सारे क्या थे, प्रिंसली स्टेट्स थे, ठीक है। अब जो प्रिंसली स्टेट्स थे ये इंडिया में इंटीग्रेट हो गए थे, लेकिन इतना आसान नहीं था जितना आसानी से ये सेंटेंस आपको देखने को मिल रहा है कि बिफोर 15 अगस्त 1947 मोस्ट ऑफ द प्रिंसली स्टेट्स वर इंटीग्रेटेड विद रेस्ट ऑफ इंडिया। कितना आसान लग रहा है ना, ये सेंटेंस इतना आसान नहीं था। ये तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को ही पता, क्योंकि सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने बहुत योगदान दिया है एक यूनाइटेड इंडिया के कंसेप्ट को स्टैंड करने के लिए। फिर भी 3 ऐसे जगह थे, जूनागढ़, कश्मीर, हैदराबाद, जो बहुत ज्यादा परेशान किए थे, ठीक है। इसमें एक जोधपुर के भी कंसेप्ट आते हैं, लेकिन जो जोधपुर है वो जब देखा कि यार इंडिया में ज्यादा सही है इंटीग्रेट होना, बेटर देन पाकिस्तान, तो वो इंडिया में इंटीग्रेट हो गए थे। तो ये कहानी कैसी है, लेट अस टॉक। हुआ क्या था, जब लॉर्ड माउंटबेटन थे इंडिया में, तो लॉर्ड माउंटबेटन ने क्या कहा था, याद है आपको, इंडियन इंडिपेंडेंट एक्ट जो मैंने आपको पढ़ाया था, उसमें सिंपल सा लॉर्ड माउंटबेटन ने कहा था कि इंडियंस को कंप्लीटली, ये बोला जाता है, आई एम यूजिंग वर्ड इंडियंस क्योंकि उस टाइम पाकिस्तान इंडिया सब एक ही था, तो मैं उसी एंगल से एक वर्ड यूज कर ले रही हूँ कि वो इंडिया को भी ज्वाइन कर सकते हैं, चाहे ये तो पाकिस्तान ज्वाइन करे या ऑटोनॉमस रहे। ये 3 स्टेप था, आइदर यू ज्वाइन इंडिया और पाकिस्तान और स्टे ऑटोनॉमस। तो ये कंसेप्ट के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे इंटीग्रेट हो गए प्रिंसली स्टेट इंडिया में, क्योंकि उनको फ्यूचर इंडिया का कंसेप्ट समझाया गया और वो समझ भी गए, ठीक है। लेकिन 4 थे, जूनागढ़, कश्मीर, हैदराबाद और एक ऐड कर लीजिएगा जोधपुर। ये 4 थे जो बहुत कंफ्यूज थे। हैदराबाद नवाब के अंदर था, तो वो कंसेप्ट ही उसका था कि मैं ऑटोनॉमस रहूंगा, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है। पर अक्सर लोग ये भूल जाते हैं कि ये घमंड करना कि हमें किसी की ज़रूरत नहीं है, या ये वहम में रहना कि मैं सबकी ज़रूरत हूँ, दोनों गलत हैं, ठीक है। तो अब हम कंसेप्ट पे आ जाते हैं। तो हैदराबाद के नवाब को तो यही लग रहा था, मैं ऑटोनॉमस हूँ, खुश हूँ, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है। पर वो ये भूल गए, जब सब लोग इंटीग्रेट हो गए तुम बीच में क्या करोगे, ठीक है, डिस्टरबेंस होगा हमें, तो कभी ना कभी वो कंसेप्ट अलग हो ही जाएगा। और प्लस प्रॉब्लम क्या था, नवाब जो था वो बहुत ही ऑर्थोडॉक्स था, वहाँ की जनता इंडिया में इंटीग्रेट होना चाहती थी, पर नवाब अपना रूल चला रहा था, तो ये चीज़ें ज़्यादा दिन तो टिकनी थी नहीं, ठीक है। जूनागढ़ का क्या सीन था, जूनागढ़ का सीन ये था कि गुजरात साइड आता है और ये क्या क्लोज टू महाराष्ट्र साइड, ऐसा है इनका मैप। तो जूनागढ़ के जो राजा थे, इन ये बहुत ज़्यादा किससे प्रभावित थे, मोहम्मद अली जिन्ना के कंसेप्ट से। तो पाकिस्तान ज्वाइन करने के बारे में बहुत सोचते थे, न कि इंडिया की तरफ थे। और कश्मीर भी बहुत ज़्यादा इंक्लाइन था पाकिस्तान की तरफ। और एक जगह का मैंने नाम लिया था जोधपुर। जोधपुर आता है राजस्थान में, लेकिन वो जो एरिया था जोधपुर वो क्लोज था पाकिस्तान के, यानी कि वो अलग भी हो जाता तो दिक्कत नहीं था। लेकिन क्या था, हमें एक इंटीग्रेटेड इंडिया का कंसेप्ट और एक फ्यूचरिस्टिक इंडिया का कंसेप्ट को बरकरार रखना था। तो इसमें क्या हो गया, जूनागढ़ के राजा एंड जोधपुर के राजा, मैं गुजरात और राजस्थान में आ गई हूँ, ठीक है। जूनागढ़ के राजा कहाँ के, गुजरात, जोधपुर के राजा कहाँ है, राजस्थान। ये दोनों को मोहम्मद अली जिन्ना ने बुलाया, इन्हें एक ब्लैंक पेपर देते हैं और ब्लैंक पेपर में बोलते हैं आपको जो भी इच्छा है आप लिख दीजिए और हम उसको फुलफिल करेंगे और आप पाकिस्तान में ज्वाइन कर लीजिए। तो जो जोधपुर के राजा थे वो काफी समझदार थे, यानी राजस्थान के। उन्होंने बस एक ही चीज पूछा, उन्होंने पूछा कि हमारे जो जोधपुर है उधर हिंदू ज्यादा है और हम आपके यहाँ इंटीग्रेट होते तो आपके यहाँ मुस्लिम ग्रुप ज्यादा है, ठीक है।
तो इसमें अगर फ्यूचर में कोई झगड़ा होता है तो आप किसका साइड लेंगे? ठीक है, तो यहाँ जो मोहम्मद अली जिन्ना है उन्होंने कोई आंसर नहीं दिया। कोई आंसर न देना ये आंसर हो गया किसका? जोधपुर के किंग का, और वो रातों रात आके इंडिया में इंटीग्रेट हो जाता है। इस तरह जोधपुर की कहानी तो खत्म हो गई, लेकिन 3 कहानी अभी भी चल रही थी, जूनागढ़, कश्मीर, हैदराबाद। जूनागढ़ की कहानी क्या थी? वो पाकिस्तान में जो मोहम्मद अली जिन्ना है उनसे बहुत प्रभावित भी थे। और क्या हो गया था, जूनागढ़ का जो आधे से ज्यादा व्यापार था कराची पोर्ट से चल रहा था। फर्स्ट टाइम इंडिया में इतने पोर्ट थे नहीं, ठीक है, और कराची चला गया था पाकिस्तान में। तो जूनागढ़ के राजा को लगता था वो पोर्ट के बिना उनका कुछ नहीं होगा, तो वो ना बहुत ज्यादा इंक्लाइंड थे मोहम्मद अली जिन्ना के कंसेप्ट से। तो ब्लैंक पेपर पे अपना सारे लिख दिए कि उन्हें क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। जबकि सरदार वल्लभ भाई पटेल जूनागढ़ के राजा को बोलते थे कि आपको हम एक अलग पोर्ट बना के देंगे, पर उनको बिलीव ही नहीं होता था। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल बोलते थे हम कांडला पोर्ट बना के देंगे गुजरात में, ठीक है, आप कराची को मत यूज कीजिए, आप इंडिया में इंटीग्रेट हुई। बट नहीं, जूनागढ़ के राजा को और एक प्रॉब्लम ये था कि ये पेट लवर थे। पेट लवर होने की वजह से ये क्या किए थे, जब सरदार वल्लभ भाई पटेल ने देखा कि जूनागढ़ के राजा सुन नहीं रहे हैं, हाँ अगर ये बाउंड्री के उस तरफ होते यानी कि इंक्लाइन टू पाकिस्तान होते तो उतना दिक्कत नहीं होता, हम सेपरेट कर सकते थे, बट ये इन बिटवीन थे तो इससे बहुत दिक्कत हो सकता है फ्यूचर इंडिया में। तो उन्होंने वह पुलिस फोर्स भेजना पसंद किया ऑर्डर के साथ। और जूनागढ़ के राजा को जैसे ही पता चलता है वो अपने पेट डॉग उसको लेकर भाग जाते हैं पाकिस्तान, और अपना राजपाट, बच्चे, वाइफ सबको वहीं छोड़ देते हैं, पेट लेके जाते हैं। सुना है कि वो अपने पेट को इतना पसंद करते हैं कि अपने पेट डॉग की शादी में 3 लाख रुपए भी खर्च किए थे। इस टाइप के राजा थे, और उसके बाद वो पाकिस्तान गए, वापस कभी लौट कर आए नहीं। तो इस तरह जूनागढ़ भी किसके अंदर आ गया? इंडिया के अंदर आ गया, और पब्लिक के सपोर्ट के साथ आया है, ठीक है, कोई फोर्स से नहीं आया। तो जूनागढ़ का जब ये कंसेप्ट चल रहा था तब पुलिस फोर्स भेजकर हैदराबाद को क्या करना पड़ा? आजाद, क्योंकि पब्लिक सपोर्ट था लेकिन नवाब बहुत ही ऑर्थोडॉक्स था। तो उस नवाब को हटाने के लिए हमें वहाँ ऑपरेशन पोलो करना पड़ा, दैट इज पुलिस फोर्स यूज करना पड़ा। और उस फोर्स की वजह से वो भी क्यों करना पड़ा, क्योंकि जो हैदराबाद है वो क्या कर रहा था, पाकिस्तान की हेल्प लेकर उधर आर्म्स कलेक्ट कर रहा था। तो इस चक्कर में वो अगेंस्ट इंडिया ही, और बीच में इंडिया के हैं जगह, तो जिसकी वजह से हमें बहुत डिस्टर्बेंस हो रही थी। तो इसकी वजह से ऑपरेशन पोलो किया जाता है, फाइनली हैदराबाद को भी इंटीग्रेट कर लिया जाता है। लेकिन जब हम हैदराबाद में बिजी थे तब कश्मीर पे फोकस किसका गया? पाकिस्तान का। तो ये कश्मीर के तरफ क्या हो गए? इंक्लाइंड। और जैसे कश्मीर की तरफ ये इंक्लाइंड हो गए तब तक हम भी परेशान थे, क्योंकि अभी अभी हम कितने सारे जगह को इंटीग्रेट कर रहे थे, लेकिन फाइनली अब कश्मीर में क्या दिक्कत थी वो देख लीजिए। वहाँ राजा थे हरि सिंह। हरि सिंह, तो हरि सिंह जो थे वो उनका भी ये था कि यार हमारा आधा ग्रुप तो मुस्लिम है, तो हमें भी पाकिस्तान की तरफ जाना चाहिए, पर बहुत कंफ्यूज थे, इंडिया या पाकिस्तान। तो कहीं ना कहीं मोहम्मद अली जिन्ना को ये डाउट था कहीं बाकियों की तरह ये भी पलट न जाए, भले अभी वो बोल रहा है हमारे साथ हाथ मिलाएगा लेकिन आगे जाके इंडिया के साथ न हो जाए। तो रातों रात मोहम्मद अली जिन्ना ने क्या किया, अपने आर्म फोर्स भेज दिया। महाराजा हरि सिंह डर गए, तो महाराजा हरि सिंह ने इंडिया का हेल्प मांगा। तो जवाहरलाल नेहरू ने क्या कहा, ठीक है हम हेल्प करेंगे, एक ही शर्त पे, जब आप डिफेंस, कम्युनिकेशन, एक्सटर्नल अफेयर्स हमारे कंट्रोल में करेंगे, बाकी आप अपना ऑटोनॉमस, जैसा आपको कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए, जैसा आपको राज चाहिए वैसा कीजिए, पर डिफेंस, कम्युनिकेशन, एक्सटर्नल अफेयर्स जो है वो हमारे कंट्रोल में चाहिए। तो हरि सिंह ने कहा महाराजा ने कि ठीक है भाई कर लीजिए, और लेकिन अगर सुबह से पहले 4 बजे से पहले समथिंग इट वॉज लाइक टाइम कि अगर आपके फोर्स नहीं आ रहे हैं तो फिर मैं भी जिंदा नहीं रहूँगा, ठीक है। इंडिया ने कहा कि हम प्रॉमिस कि हम पक्का आपकी मदद करेंगे। तो महाराजा हरि सिंह को एक आइडिया दिया जाता है कि आप ब्रिज तोड़ लीजिए जो झीलम रिवर से क्रॉस होता है। उन्होंने ब्रिज तोड़ दिया, और इसके वजह से थोड़ा वक्त मिल गया इंडियन फोर्स को भी कश्मीर में पहुंचने के लिए। और उसके बाद क्या हो गया कि महाराजा हरि सिंह ने अपने नौकर को भी बोल कर रखा था अगर इंडियन फोर्स नहीं आती है तो 4 बजे तो आप मुझे मार दीजिएगा गन से।
तो जब सुबह होती है और इंडियन फोर्स पहुंच जाती है टाइम पे तो राजा भी खुश हो जाते हैं और फाइनली उधर एक फाइट होती है। और फाइट में बस एक गलती ये थी कि जवाहरलाल नेहरू और माउंटबैटन ने उस फाइट को कहाँ लेकर गए, यूनाइटेड नेशन। ये यूनाइटेड नेशन ने क्या डिक्लेरेशन दिया, इंडियंस को बोला आप अपने जो आर्म फोर्स थोड़ा डाउन कीजिए, पाकिस्तान को बोला जहां तक आप आए वहां स्टॉप कीजिए और कोई अहेड कंट्रोल नहीं होगा, और जम्मू एंड कश्मीर को बोला आप अपना ऑटोनॉमस कॉन्स्टिट्यूशन ये सब चला सकते हैं, और इंडिया को बोला आपके बीच में जो एग्रीमेंट है डिफेंस एक्सटर्नल अफेयर्स कम्युनिकेशन का वो आप कंटिन्यू कीजिए। ठीक है, इस तरह कश्मीर बहुत ज़्यादा डिस्प्यूटेड जोन में चलता गया। तो कुछ एरिया पाकिस्तान ऑक्युपाइड कर ली जिसको बोलते हैं पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, ठीक है, लाइन ऑफ कंट्रोल। कुछ हिस्सा इंडिया के पास रह गया बट इंडिया ने उसके कॉन्स्टिट्यूशन को ऑटोनॉमस रखा, ठीक है। और कुछ हिस्सा पाकिस्तान ने इन फ्यूचर इन 1965 चाइना को बेचा जो पीओके के अंदर आता था। तो ऐसे चाइना के पास भी कुछ एरिया आ गए, कुछ एरिया चाइना ने जबरदस्ती खींचा जिसकी वजह से अक्साई चीन करके एरिया चाइना के पास है। और उसके बाद चाइना का जो अक्साई चीन एरिया है वो भी एक एग्रीमेंट के बेसिस पे, यानी कि अरुणाचल प्रदेश हमने लिया उसके बदले में हमने अक्साई चीन को चाइना के पास रखा करके, ऐसे करके जम्मू एंड कश्मीर के बहुत सारे टुकड़े हैं। एग्जैक्टली जो आप मैप में देखते हो ना पूरा हेड ऐसा नहीं है, कुछ पाकिस्तान के पास है, कुछ चाइना के पास है, कुछ इंडिया के पास है। फाइनली आपको पता है इन 2020 था उस टाइम आपको देखने को मिलेगा कि एक बहुत ही अच्छा टाइम फ्लो आया जब नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट एंड अमित शाह का एज होम मिनिस्टरशिप, जिसमें जम्मू एंड कश्मीर के जो एरिया है उसको यूनियन टेरिटरी में कन्वर्ट भी किया जाता है और उसमें से आर्टिकल 35A को भी हटाया जाता है। तो ये क्या है हम जम्मू एंड कश्मीर के कंसेप्ट में पढ़ेंगे। सो लेट अस कंटिन्यू अहेड। सो यू कैन सी while India formally got independence, the demand for reorganization of state was holding ground in different parts of India. ठीक है, while the demand for new state was mainly on the basis of language. क्या हो गया था कि ठीक है सब इंटीग्रेट तो हो गया था पर अब प्रॉब्लम क्या चल रहा था पता है, प्रॉब्लम ये चल रहा था कि जो स्टेट है वो कैसे बनेगा, लैंग्वेज बेसिस से बनेगा कि कैसे बनेगा, ठीक है। तो बहुत सारे लोगों ने सपोर्ट किया लैंग्वेज बेसिस, तो कंस्टिट्यूएंट असेंबली बिठा गई जिनके पास सफिशिएंट टाइम नहीं था इस इशू को देखने के लिए, ठीक है। बहुत सारा कॉम्प्लेक्सिटी है, तो बहुत लोग ने बोला कि एडमिनिस्ट्रेशन, बहुत लोग ने बोला लैंग्वेज, तो बहुत सारे कमिटी को क्या करना पड़ा, अपॉइंट करना पड़ा। सो लेट अस टॉक अबाउट द कमीशन। तो पहला कमीशन कौन सा था, धार कमीशन, ठीक है। अगर हम धार कमीशन के बारे में बात करें तो आपको पता है ये बिठाया गया था इन जून 1948। तो जो कंस्टिट्यूएंट असेंबली थी लिंग्विस्टिक प्रोविंस जो कमीशन के थे उसके लिए क्या किया गया था, ऐसा एग्जामिन करने के लिए कमेटी बिठाया गया था। इसके चेयरमैन कौन थे, एस के धार, ठीक है। सो एस के धार जो थे इन्होंने इसको चेयरमैनशिप किया और फाइनली एक रिपोर्ट आती है 1948 में जिसमें ये डिसाइड किया जाता है कि जो भी एरिया डिवाइड किया जाएगा कौन से बेसिस पे, एडमिनिस्ट्रेशन के, ठीक है, न कि लैंग्वेज बेसिस पे। ध्यान दीजिएगा एडमिनिस्ट्रेशन को इन्होंने सपोर्ट किया था। पर फिर हमें एक और कमेटी बिठानी पड़ी, जेवीपी। जेवीपी बहुत ही सिंपल कमेटी है, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, पत्तभी सितारमैया, ठीक है, ये तीनों जन मिलकर एक कमेटी को रिपोर्ट किए। सो यू कैन सी द धार कमीशन रिपोर्ट created a general disappointment and led to appointment of another linguistic province committee। तो उससे सेटिस्फाई नहीं थे धार कमीशन से, तो एक और कमेटी बिठानी पड़ी, उनका नाम था जेवीपी कमेटी। तो ये बात है दिसंबर 1948 की, जिसमें कंसिस्ट थे 3 मेंबर, नेमली जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, पत्तभी सितारमैया, एंड हेंस was popularly known as JVP committee। उनका एक रिपोर्ट आता है 1949 में, कमिटी रीअफर्म करता है पोजीशन ऑफ धार कमीशन, ठीक है। तो उन्होंने भी स्टार्टिंग में यही सपोर्ट किया कि एडमिनिस्ट्रेशन होना चाहिए, बट ठीक है, एक इंसिडेंट हो जाता है तो हम पढ़ते वो इंसिडेंट क्या है। कमिटी ऑल्सो रिकमेंड किया था टू पोस्टपोन करने के लिए द फॉर्मेशन ऑफ न्यू प्रोविंस फॉर फ्यू ईयर्स, कि नए राज्य को थोड़े टाइम बाद बनाइए, so that we might concentrate during this period on other matters of vital importance। तो जो उससे भी ज़्यादा important matter हम उस पर फोकस कर सके, and not allow ourselves to be distracted by this question।
The report also said that if public opinion is insistent and overwhelming, we as Democrats have to submit to it subject to certain limitation regard to good of India's whole. तो अगर public opinion आ रहा है और वो बहुत प्रेशराइज हो रहा है तो हमें ये सब्जेक्ट को क्या करना पड़ेगा, उसके हिसाब से ही लेकर चलना पड़ेगा. अब आगे क्या होता है कि सब कोई जो है लिंग्विस्टिक स्टेट पे प्रेशर डालता है कि स्टेट का फॉर्मेशन लैंग्वेज बेसिस पे होना चाहिए. अभी तक हमने क्या पढ़ा, जैसे धार कमीशन में क्या था कि उन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन प्रोसेस को हाँ बोला था. उसके बाद जेवीपी कमेटी बिठाई गई थी और जो भी प्रॉब्लम्स थे उसको सॉल्व करने के बाद उन्होंने भी एडमिनिस्ट्रेशन प्रोसेस को हाँ ही बोला. लेकिन बीच में क्या हुआ कि एक टाइमलाइन आया और वो टाइमलाइन क्या था आपका, अक्टूबर 1953. अक्टूबर 1953 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को फोर्स किया गया ताकि वो क्या बना सके अपना फर्स्ट लिंग्विस्टिक स्टेट. और ये फोर्स क्यों हुआ, आंध्र प्रदेश के कारण. आंध्र प्रदेश ने तेलुगु स्पीकिंग एरिया को जो था मद्रास स्टेट से सेपरेट कर दिया. और ये सबको लीड कौन कर रहा था, पोती श्रीरामलू, ये कांग्रेस के नेता थे और इनकी डेथ हो गई आफ्टर 56 डे हंगर स्ट्राइक, जिसके वजह से और भी ज्यादा सिचुएशन इंटेंसिफाई हो रहा था. तो सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए फर्स्ट लिंग्विस्टिक स्टेट को क्रिएट करना पड़ा आंध्र प्रदेश. अगर एक स्टेट लैंग्वेज बेसिस पे क्रिएट होगा तो बाकी तो डिमांड होंगे ही. इस प्रकार जो हमारा इंडिया का था टेरिटरी वो अलग अलग लैंग्वेज बेसिस पे स्टेट में कन्वर्ट होना शुरू हो गया. नई कमेटी बिठाई जाती है फजल अली कमीशन के नाम पे. फजल अली कमीशन अगर आप देखेंगे तो ये एक्चुअली आंध्र प्रदेश जो स्टेट फॉर्म हुआ था उसी को लेकर ये कमेटी बिठाई गई थी कि बाकी स्टेट को कैसे बनाना है. तो फजल अली को सपोर्ट कर रहे थे एच.एन. कुंजरू एंड के.एम. पणिकर. ठीक है. So you can see the creation of Andhra state intensified the demand from other regions for creation of states on linguistic basis. In December 1953, the government of India announced the formation of 3-member state reorganization commission under the chairmanship of Fazl Ali to examine the whole question. The other 2 members of the commission were H.N. Kunjuru and K.M. Panikar. The Commission in its report sought a balanced approach between regional sentiment and national interest. रीजनल प्रॉब्लम को सॉल्व करते हुए और नेशनल इंटरेस्ट को ध्यान देते हुए ये जो कमीशन थी फजल अली कमीशन, जिनके मेंबर एच.एन. कुंजरू एंड के.एम. पणिकर भी थे, उन्होंने कंक्लूड किया कि ठीक है हम लैंग्वेज बेसिस पे स्टेट बनाएंगे, पर कुछ कंडीशंस के थ्रू उन्होंने किया. So you can see the commission suggested the abolition of 4-fold classification of state under the original constitution A, B, C, D ऐसे करके 4-fold classification था and recommend किया creation of 16 states and 3 centrally administered territories जिसको आप union territories कहते हैं. So you can see the commission also laid down the following 4 major principles on the basis of reorganization और ये 4 के 4 आप याद रखिएगा. First क्या है, preserving and strengthening of the security and unity of the country. Next, financial, economic and administrative viability. Next, linguistic and cultural homogeneity. And next, scope for successful working of plans of development. तो बहुत ही सिंपल है, ये 4 मेजर प्रिंसिपल्स को ध्यान देते हुए एक स्टेट को रिऑर्गेनाइज किया गया था. यहाँ आपको देखने को मिलेगा कि एक अरेंजमेंट शुरू हो गया था स्टेट फॉर्मेशन का एज ऑन 26 जन 1950. लेकिन 26 जन 1950 के पहले हमारे कंट्री में जो यूनिट्स थे यानी इंडियन यूनिट्स थे वो कैसे डिवाइड थे, वो डिवाइड थे पार्ट ए, बी, सी एंड डी. इस तरह के डिविजन्स किए गए थे. तो इस तरह के डिविजन्स किस बेसिस पे किए गए थे, लाइक पार्ट ए में वो सारे स्टेट्स रहेंगे जहाँ गवर्नर प्रोविंस थे एक टाइम में. पार्ट बी में वो सारे स्टेट आते थे जो प्रॉपर प्रिंसली स्टेट थे.
पार्ट सी में वो सारे जगह आते थे जो फॉर्मर चीफ कमिश्नर एरिया हुआ करते थे और थोड़े बहुत प्रिंसली स्टेट भी हुआ करते थे। और पार्ट डी में कम्प्लीटली फॉरबिडन टाइप के स्टेट को डाल दिया था। तो ऐसे करके क्लासिफिकेशन किया था, ये बयास था। ये इसलिए किया गया था क्योंकि टेम्पररी था, ये ऑब्वियसली इट वाज अ टेम्पररी अरेंजमेंट, क्योंकि एक सेटिस्फैक्टरी सॉल्यूशन नहीं निकाल पाए थे। सो यू कैन सी पार्ट ए states included the erstwhile governor province, very important. The 9 part A states were Assam, Bihar, Bombay, Madhya Pradesh. मध्य प्रदेश को सेंट्रल प्रोविंस और बेरर के नाम से भी जाना चाहता था। साथ में यू कैन सी मद्रास, उड़ीसा, पंजाब, पंजाब को ईस्ट पंजाब, यू कैन सी दैट। उत्तर प्रदेश जिसको यूनाइटेड प्रोविंस कहा जाता था, एंड वेस्ट बंगाल, ये आते थे। सिमिलरली यू कैन सी इन पार्ट बी स्टेट कौन से आते थे, जो भी प्रिंसली स्टेट होते थे एक जमाने में। सो द पार्ट बी स्टेट्स वर हैदराबाद, जम्मू एंड कश्मीर, मध्य भारत, मैसूर, पटियाला, ईस्ट पंजाब स्टेट यूनियन, पेप्सू, राजस्थान, सौराष्ट्र, त्रावणकोर, कोचीन एंड विंध्य प्रदेश। ठीक है। पार्ट सी में आप देख सकते हैं, पार्ट सी स्टेट में वो सारे होते जो फॉर्मर चीफ कमिश्नर्स एरिया होते थे, प्रोविंस होते थे, एंड सम प्रिंसली स्टेट। सो यू कैन सी द पार्ट सी स्टेट्स वर अजमेर, भोपाल, बिलासपुर, कुछ, बिहार, कुर्ग, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, कच्छ, मणिपुर, त्रिपुरा। So finally you can see the sole part D state was अंडमान निकोबार आइलैंड। तो काफी बायस था जिसको लेकर बहुत सारे आवाजें उठाई गई थी। फाइनली यू कैन सी स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट दिया जाता है 1956, और ये एक्ट के थ्रू 7th अमेंडमेंट पास किया जाता है 1956। और जो डिस्टिंक्शन था बिटवीन पार्ट ए एंड बी स्टेट, उसको हटा दिया, पार्ट सी करके स्टेट को एबॉलिश ही कर दिया। और ये सारे स्टेट जो आपने देखा ना, ए बी सी डी, ये सारे स्टेट का क्लासिफिकेशन हटाकर कौन से टर्म में डाल दिया, स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी। तो ओरिजिनली 14 स्टेट्स एंड 6 यूनियन टेरिटरीज फ्रेम हो चुके हैं, जिसमें स्टेट में आता है आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, बॉम्बे, जम्मू एंड कश्मीर, केरला, मध्य प्रदेश, मद्रास, मैसूर, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश एंड वेस्ट बंगाल। और वही यूनियन टेरिटरी में आता है आपका अंडमान निकोबार, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, लक्षद्वीप, मिनिकॉय, आमंदीवी आइलैंड, मणिपुर एंड त्रिपुरा। लक्षद्वीप, मिनिकॉय, आमंदीवी आइलैंड आगे जाकर लक्षद्वीप के नाम से भी जाना जाता है। सो फाइनली स्टेट्स बन जाते हैं, बहुत सारे रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट पास होते हैं आफ्टर 1956। यू कैन सी बॉम्बे रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट के थ्रू इन 1960 बॉम्बे जो स्टेट हुआ करता था उसको डिवाइड कर दिया गया, गुजरात एंड महाराष्ट्र। पहले ये दोनों को मिला के बॉम्बे बोला जाता था। नेक्स्ट यू कैन सी 1962 स्टेट ऑफ नागालैंड को एक सेपरेट स्टेट क्रिएट कर दिया गया। 1966 में पंजाब रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट पास होता है, पंजाब हरियाणा डिवाइड हो जाते हैं। देन हिमाचल प्रदेश कंप्राइजिंग ऑफ एग्जिस्टिंग यूनियन टेरिटरी ऑफ हिमाचल प्रदेश को भी एस्टेब्लिश कर दिया जाता है इन 1970। इसके अलावा न्यू स्टेट ऑफ मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय, यूनियन टेरिटरीज ऑफ मिजोरम एंड अरुणाचल प्रदेश वर established by North Eastern Areas Reorganization Act in 1971. Later, Mizoram and Arunachal Pradesh achieved statehood by State of Mizoram Act in 1986 and State of Arunachal Pradesh Act 1986. Very important. Next, you can see new state of Sikkim was established by Constitution 636th Amendment Act 1975, and the state of Goa finally in 1987 incorporated as a separate state of union. So ये तो originally अब तो काफी update हो चुके हैं. This is original what was in your constitution. So you can see here छत्तीसगढ़ को फॉर्म कर दिया गया था एज अ रिजल्ट ऑफ मध्य प्रदेश रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2000 में, और ये हुआ था 1 नवंबर 2000 को. उत्तरांचल came into existence by Uttar Pradesh Reorganization Act 2000 on 8 November 2000, comprising the northern districts of कुमाऊं घरवाल हिल्स ऑफ उत्तर प्रदेश. कुमाऊं घरवाल हिल्स ये उत्तराखंड में आज के तारीख में आते हैं. एक टाइम में ये नेपाल का था, फिर ब्रिटिशर्स ने अटैक करके सगौली एग्रीमेंट के थ्रू यू कैन सी दैट कुमाऊं घरवाल का जो रीजन है ब्रिटिश इंडिया में एडमिनिस्ट्रेशन के तौर पे ले लिया. Finally, you can see state of Jharkhand was established by Bihar Reorganization Act
2000 on 15th November by comprising 18 southern district of Chota Nagpur and Santhal Pargana areas of Bihar. The state of Telangana was created by Andhra Pradesh Reorganization Act 2014 and came into being on 2nd June 2014. सो फाइनली ये सब तो था, पर ये आपका और अपडेटेड मैप है जहाँ आप देख सकते हो जो स्टेट जम्मू एंड कश्मीर हुआ करता था अब वो क्या हो चुका है, यूनियन टेरिटरी हो चुके हैं, 2 में डिवाइड हो चुका है. नेक्स्ट यू कैन सी दमन एंड दीव को भी इंटीग्रेट कर दिया गया है, अब वो एक हो चुके हैं, अब वो सेपरेट यूनियन टेरिटरी नहीं है. यू कैन सी तेलंगाना यहाँ सेपरेटेड है. यू कैन सी द डिफरेंट एरिया. और ये मैप बहुत इंपॉर्टेंट है, मैप से 100% क्वेश्चन बनते ही हैं, 100% क्वेश्चन. तो ये मैप को आप बहुत अच्छे से देख लीजिएगा, प्लॉट कर लीजिए 2-3 बार, तो आपको कुछ याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. हर एक पोजीशन इंपॉर्टेंट है, कैपिटल के पोजीशन का है वो इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चंस अक्सर कई एग्जाम्स में पूछे जाते हैं. क्वेश्चन बहुत ईजी होते हैं, टफ हो जाता है जब आप उसे एनालाइज नहीं कर पाते हो कि पोजीशन क्या था. लाइक वो दे देंगे हरियाणा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु अरेंजमेंट दे देंगे नॉर्थ टू साउथ, या फिर दे देंगे ईस्ट टू वेस्ट अरेंजमेंट, या दे देंगे कौन से स्टेट के बाजू में सबसे ज़्यादा स्टेट अटैच्ड है, या फिर ऐसे दे देंगे लाइक मध्य प्रदेश के साथ कौन कौन से स्टेट है. तो इट कैन बी एनीथिंग, या ऐसे दे देंगे जयपुर, लखनऊ, पटना, रांची, तो इसमें से सबसे नॉर्थ में कौन सा है, सबसे साउथ में कौन सा है. एनी टाइप ऑफ द क्वेश्चन कैन बी फ्रेम थ्रू मैप. तो मैपिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप ये मैप को खुद से ही प्लॉट करिए ताकि आपको ये बहुत अच्छे से याद हो जाए. थैंक यू फॉर वॉचिंग. हैप्पी लर्निंग. हैव अ गुड डे.